एंड कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा था, राइट? तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम लोग कुछ और देखते हैं थोड़ा बहुत जो चीज़ें लेफ्ट हो गई। बस आप सभी ने मुझे बोला कि मैम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे तो उसके क्वेश्चन आते नहीं हैं बिल्कुल भी जैम वगैरह में, बट कभी कभार आ जाते हैं गेट में या नेट में, राइट? So for that reason, yes, good morning everybody. Good morning, good morning, good morning. तो कुछ उसके क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ देखते हैं कि क्या क्या आप लोग एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं, जहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे और 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। देखो कल जब हम लोगों ने शुरुआत से अगर हम लोग देखें तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी। पहले तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है ये देखा, ठीक है। इस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद हम लोगों ने देखा कि वाइब्रेशनल क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। फिर हमने देखा कि रोटेशनल क्या होता है, ठीक है। फिर रोटेशनल के बाद हमने क्या किया, रोटेशनल और वाइब्रेशनल को मिक्स किया। फिर हम लोग ने रमन देखा और रमन में हम लोगों ने क्या देखा, रमन में हम लोग ने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखा। फिर थोड़े बहुत लास्ट क्लास में हम लोग ने मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन किया। अगर अब मैं बोलूँ कि मेरे को रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखना है तो मैंने आपको क्या कहा था, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने बोला था कि अगर ये कोई मटेरियल है रमन के लिए, अगर ये कोई मटेरियल है और मटेरियल पे HNu0 इंसिडेंट हो रही है, चाहे वो कोई यूवी हो या कोई विजिबल रे हो, ठीक है, तो वो क्या करेगी, 3 लाइंस दिखा देगी। एक तो रेलिंग का होगा, एक स्ट्रोक्स होगा और एक एंटी स्ट्रोक होगा, ठीक है, ओके फाइन। तो मैंने आप लोगों को एक स्पेक्ट्रल लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था, उसको एक बार फिर से दिखाते हैं। अगर सोचिए ये बीच वाला आपका μ0 निकल रहा है जो कि रेलिंग का है, ठीक है, और ये यहाँ से कौन से बैंड स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से जो बैंड स्टार्ट हो रहे हैं आपके, ये क्या है, सोच लीजिए स्टोक्स हैं, स्टोक्स लाइंस। स्टोक्स लाइंस किसके देंगे, एब्जॉर्प्शन के देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर का देखूं तो इधर का क्या है, इधर का एंटी स्टोक्स है, एंटी स्टोक्स बैंड दिखाई देंगे, लाइंस दिखाई देंगे आपको, एंटी स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइंस, ठीक है। अब इन सब के बीच में हमारे पास जो निकलता है वो 4b का डिस्टेंस होता है, याद रखना 4b का, ठीक है। लेकिन ये जो टोटल डिस्टेंस होता है बेटा, ये टोटल डिस्टेंस होता है 12b। अब ये 12b आया कहाँ से, ये इंडिविजुअल 6b होता है, याद रखना ये इंडिविजुअल 6b होता है, राइट। तो क्या अभी भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, क्या अभी भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है? अगर मैं इसी को ही सिग्मा बार ले लूं तो ये टोटल जो लाइन होगी वो किसकी होगी, पर सेंटीमीटर की होगी। प्लीज आप लोग ये सारी चीजें हमेशा ध्यान से रखना, हमेशा ध्यान रखना, ओके। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, देन प्लीज आस्क मी। एक बात नोट बना के ये लिखना, नोट बना के, कि जो रेडिएशन हो रही है, जो रेडिएशन हो रही है लाइन की, ठीक है, अब जब इसमें लाइन रेडिएशन पड़ रहा है, सो हम ये देखेंगे कि जो पोजीशन ऑफ रेडिएशन है, पोजीशन ऑफ लाइंस, किसका, पोजीशन ऑफ लाइंस जो रेडिएशंस की पड़ रही है, कहाँ पर किस पर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन, पहला किस पर, सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी, और दूसरा किस पर डिपेंड करेगी, एनीबॉडी हैव एनी नॉलेज, इंसिडेंट रेडिएशन पर, कौन सा सब्सटेंस है और कौन सा इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, इन दोनों पर ये डिपेंड करेगी। ये आपका पहला नोट है। दूसरा नोट, अगर मैं ये बोलूँ, कोई पूछे आपसे कि रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, इसको सीरीज में लाओ, इसको सीरीज में लाओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एंटी स्टोक लिखोगे, एंटी स्टोक्स,
ठीक है। उसके बाद किसका आएगा, रेलिंग का आएगा, और उसके बाद इंटेंसिटी मैं लिखूंगी किसका, स्टोक्स का। अब कोई मुझे ये बता दे, क्या मैंने ये सही लिखा? टेल मी। बिल्कुल भी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? बिकॉज बेटा जो सेंट्रल होती है वो क्या होती है, सेंट्रल होती है रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रोक्स होगा, इसका मतलब है कि थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे होगा। जब तक आप लोग थोड़ी सी मेहनत खुद से भी नहीं करोगे बाबू, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। ये याद रखना, जो इंटेंसिटीज होती है वो क्या होती है, इंटेंसिटीज जो होती हैं वो क्या होगी, एंटी स्ट्रोक्स की सबसे कम होगी, उसके बाद आपकी स्ट्रोक्स की आएंगी, और उसके बाद आपके रेलिंग की आएंगी। ये दो नोट आपको पहले करना। ये हम किसके लिए बोल रहे हैं, ये हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बोल रहे हैं। अब आ जाओ, अगर मैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलूं, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा की बात करूं, ठीक है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अब रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या कहता है कि हमारा जो डेल्टा जे होगा 0 ± 2 होगा, +2 देगा स्ट्रोक। ये सारी चीजें कल हम लोग ने बहुत अच्छे से निकाल चुके, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिवीजन। हम इसमें ये भी बोल रहे थे कि जो हमें न्यू बार मिलेगा वो क्या 2 का मिलेगा, एक हो जाएगा आपका 4b, फिर j + 3/2 और -4b j + 3/2 का होगा, और एक न्यू नॉट जो हमारा डेली निकलेगा वो तो अलग ही बात है, ठीक है। तो अगर कभी कोई बोले कि रमन शिफ्ट कितना हो रहा है, कैन एनीबॉडी हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट, कि रमन शिफ्ट अगर मैं बोलूं तो वो कितना हो रहा है? रमन शिफ्ट, ओके चलो देखते हैं रमन शिफ्ट कितना हो रहा है। एक्चुअली रमन शिफ्ट वो होगा जो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है, प्लस उसमें रेंज। चलो लिखते हैं रमन शिफ्ट के बारे में। अगर 2-3 पॉइंट्स कंक्लूजन्स लिखते हैं, कंक्लूजन्स करके हेडिंग कीजिए आप, और उसमें हम लोग लिखेंगे किसके बारे में, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेक इट इम्पोर्टेंट, ठीक है। पहली चीज हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में पहला चीज हम ये लिखेंगे कि रमन शिफ्ट क्या होता है, रमन शिफ्ट, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि न्यू नॉट जो है, न्यू नॉट बार जो है, ये हमारा रेडिंग वाला है, रेडिंग का, ठीक है, रेडिंग रे का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेडिंग की है। सो जब ये रेडिंग की हो जाएगी बेटा, जब ये रेडिंग की हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब ये रेडिंग की हो जाएगी देन हम ये कहेंगे कि रमन शिफ्ट हमारे पास 2 लाइंस हैं, एक है तुम्हारा क्या, एक है तुम्हारा एंटी स्ट्रोक और दूसरा है तुम्हारा स्ट्रोक, ठीक है। इसका मतलब क्या कि इस तरफ से इस तरफ जाएगा, ठीक है। सो जो शिफ्टिंग आएगी वो किसकी आएगी, जो रमन शिफ्ट आएगा वो होगा न्यू बार ±4b j + 3/2। क्लियर है इतना, ठीक है। स्ट्रोक्स हो या एंटी स्ट्रोक्स हो, इसके कारण ड्यू टू दिस, फाइन। ये हो गया पहली चीज। तो अगर कभी कहे कि डेल्टा न्यू डैश कितना होगा, तो कोई कहे कि डेल्टा न्यू बार क्या होगा, इसके वजह से रोटेशनल रमन के वजह से, तो ये हो जाएगा 4b j + 3/2, 4b j + 3/2। तो ये क्या होगा, टोटल रोटेशनल रमन शिफ्ट होगा, मतलब दोनों के बीच में कितना आ रहा है और कितना शिफ्टिंग होगी दोनों तरफ के बीच में, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं ये कहूँ आपको कि अब लाइंस के बीच
में क्या है? देखो हमारे पास तो 3 लाइन है जो पहले डायग्राम में हम लोगों ने सोच दिया। तो पहले क्वेश्चन क्या पूछता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्ट्रोक्स बोल दो या एंटी स्ट्रोक बोल दो, स्ट्रोक बोल दो या एंटी स्ट्रोक बोल दो, लाइंस क्या होगा भाई? 4 हमने बोला इक्वल का होता है, 4b का होगा, ठीक है, 4b का होगा। लेकिन अगर कभी ये बोलते कि पहला स्ट्रोक डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट स्ट्रोक एंड फर्स्ट एंटी स्ट्रोक, याद करो फर्स्ट स्ट्रोक एंड फर्स्ट एंटी स्ट्रोक, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12b। लेकिन अगर कभी ये पूछ ले कि रेलिंग डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में? रेलिंग और फर्स्ट स्ट्रोक बोल दो या फर्स्ट एंटी स्ट्रोक बोल दो, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट स्ट्रोक एंड रेलिंग, तो ये क्या हो जाएगा? 6b हो जाएगा। स्ट्रोक बोल दो या एंटी स्ट्रोक बोल दो, दोनों सेम। ओके क्लियर? अब चलो यहाँ पर करते हैं हम वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अब वाइब्रेशनल मोड्स के लिए हम लोग भी ले रहे थे, जब हम लोग हार्मोनिसिटी को बोल रहे थे तो वो था ±1 का, ठीक है। जब हम हार्मोनिसिटी को बोल रहे हैं कि हमारा जो वाइब्रेशंस हो रहा है वो हार्मोनिक है, तो सिलेक्शन रूल क्या कह रहा था? पहले सिलेक्शन रूल ये कह रहा है कि अगर मेरे पास हार्मोनिक वाइब्रेशंस हैं तो डेल्टा V क्या हो जा रहा था? ±1। लेकिन अगर हमारे पास एन हार्मोनिक है तो हमारे पास डेल्टा V क्या हो जाएगा? ±1, ±2, ±3। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर वाइब्रेशनल मोड के लिए रमन शिफ्ट क्या हो जाएगा? रमन शिफ्ट ड्यू टू वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसके वजह से रमन शिफ्ट क्या हो जाएगा? देखो क्या हो रहा था वहां पर हो रहा था V + 1/2 प्लस क्या था? V + 1/2 का होल स्क्वायर XC ओमेगा, कुछ इस टाइप का ही था, राइट। सो हम जब करेंगे दोनों के शिफ्ट की बात, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक आएगा हार्मोनिक टर्म के लिए और एक आ जाएगा एन हार्मोनिक टर्म के लिए, ठीक है। तो जो हार्मोनिक टर्म के लिए आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? हार्मोनिक टर्म के लिए हमें एक ही ओमेगा ई मिल रहा था, ये किसके लिए होगा? हार्मोनिक टर्म के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम एन हार्मोनिक टर्म की बात कर रहे थे तो हमारे पास ओमेगा ई माइनस XC ओमेगा ई होगा, सॉरी 2XC ओमेगा ई होगा क्योंकि वो स्क्वायर में जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये किसके लिए होगा? एन हार्मोनिक के लिए होगा। ये किसके लिए होगा? एन हार्मोनिक वाइब्रेशनल मोड्स के लिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एन हार्मोनिक वाइब्रेशन, हाँ बेटा क्या है? ओके कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर हुआ ना? हम लोगों ने कुछ नहीं निकाला, बस एक लेवल से दूसरे लेवल को माइनस किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कभी कोई पूछे कि आपके पास कौन से कुछ एग्जांपल्स लिख लो, वैसे तो कोई पूछता नहीं है, पर कुछ एग्जांपल्स लिख लो, एग्जांपल्स जो कि वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे भाई बता दो? SF6 CH4 मीथेन, ठीक है, SF6। फिर टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का होगा, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कुछ और भी बहुत सारे हैं, SiH4 का होता है, ठीक है, इतने ही। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा जो कि हम लोगों ने आपको बताया है। अब आते हैं
अभी जब हम लोग देख रहे थे तो इंटेंसिटी सबसे कम किसकी थी, एंटी स्टोक्स की थी, फिर स्टोक्स की थी, और फिर किसकी थी, जो सबसे ज़्यादा जिसकी थी वो रेविंग की थी। ठीक है, तो अगर मैं ये रेशियो निकालूं कि स्टोक की ज़्यादा है, एंटी स्टोक की उससे कम है, राइट, तो अगर स्टोक बाय एंटी स्टोक का रेशियो निकाले, कभी कभी ये पूछ लेता है क्या इंटेंस, ओके इसको ऊपर लेते हैं। तो इंटेंसिटी रेशियो, ओके, किसका हम इंटेंसिटी रेशियो देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमें स्टोक्स का इंटेंसिटी रेशियो किसके साथ, एंटी स्टोक के साथ, एंटी स्टोक के साथ। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, e टू द पावर यहाँ पे डेल्टा न्यू C बाई KBT, KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्लियर है, ये होगा उन दोनों का इंटेंसिटी रेशियो। इसका मतलब क्या कि देखो डायरेक्टली स्टोक जो है इससे बड़ा है। अब क्या बचा हुआ है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स पर जब हम लोग आएंगे तो इसमें लिखो फंडामेंटल मोड्स। हम लोगों ने जब वाइब्रेशनल मोड्स इस नॉर्मल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का देख रहे थे तो हम लोग फंडामेंटल मोड्स, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ये सारी चीजें देख रहे थे। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें फर्स्ट फंडामेंटल मोड्स, अब फंडामेंटल मोड्स कैसे होंगे देख लो। अगर हम देखें रोटेशनल लेवल के बारे में, रोटेशनल लेवल्स के बारे में मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, तो रोटेशनल मोड्स क्या हो जाएंगे, मोड्स की बात करते हैं, रोटेशनल मोड्स। तो हमारे पास क्या है, दो तरह के मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल हमारा लीनियर है और एक मॉलिक्यूल हमारा नॉन लीनियर है, ठीक है। जब लीनियर मॉलिक्यूल होता है तो यहाँ पे दो रोटेशनल मोड्स हो जाते हैं, और जब नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है तो यहाँ पे तीन हो जाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसको लिख रहे हैं। और अगर हम वाइब्रेशनल मोड्स की बात करें, वाइब्रेशनल मोड्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल मोड्स भी हमारे किसके पर आ जाएंगे, लीनियर और नॉन लीनियर आ जाएंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। तो लीनियर नॉन लीनियर की बात क्या हो जाएगी, ये 3n-5 हो जाएगा और ये 3n-6 हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, टेल मी। अब देखो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच भी होते हैं, बेंड भी होते हैं, साथ में मॉलिक्यूल्स के पास सिमेट्री होती है, किसके, इन्वर्जन की सिमेट्री आती है, ठीक है। सो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास मॉलिक्यूल्स क्या है, स्ट्रेच हो रहे हैं, और मेरे पास मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, बेंडिंग कर रहे हैं। सो इफ आई एम सेइंग दैट मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रेचिंग, मॉलिक्यूल इज स्ट्रेचिंग, ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रेच हो रहे हैं। तो लीनियर और नॉन लीनियर आएगा, लीनियर एंड नॉन लीनियर, क्लियर है, दो हो गए। अब लीनियर क्या कहेगा, एक बोलेगा मैं n-1, दूसरा भी बोलेगा मैं n-1, ठीक है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल क्या कर रही है, बेंड कर रही है, तो बेटा तब जाकर डिफरेंट हो जाता है। इफ द मॉलिक्यूल इज बेंडिंग, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, ये बेटा बस थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे और कुछ नहीं। क्वेश्चंस तो इसमें बहुत कम आते हैं, फिर भी मतलब कभी बाय चांस आ गया तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, राइट, वी हैव टू। ऑनलाइन आप सबको समझ में आ रहा है, प्लीज कमेंट कर दो आपको अगर कोई दिक्कत है तो। लीनियर है यहाँ पर और नॉन लीनियर है यहाँ पर, ठीक है, लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया। लीनियर और इसमें तो दोनों सेम हो जाएंगे, पर लीनियर नॉन लीनियर में यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 2n-4 और ये हो जाएगा 2n-5, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1 अगर CO मॉलिक्यूल लिया मैंने, तो CO मॉलिक्यूल क्या कह रहा है, मैं एक लीनियर सिस्टम का मॉलिक्यूल हूँ, दिस इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, दिस इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। अब जब लीनियर मॉलिक्यूल है तो देखो मैंने क्या बोला था, n कितना है यहाँ पर n = 2 है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ये सारी चीजें आ जाएंगी ना। तो यहाँ पर रोटेशनल मोड्स फॉर लीनियर, वाइब्रेशनल मोड्स क्या हो जाएंगे, लीनियर मॉलिक्यूल का रोटेशनल मोड। तो इसके वजह से लीनियर मॉलिक्यूल का रोटेशनल मोड, ठीक है। रोटेशनल मोड क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखा था, 3n-5, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2
-5 इज इक्वल टू 6 - 5 1 हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? टेल मी। n इज इक्वल टू 2 है तो लीनियर मॉलिक्यूल है तो रोटेशनल मोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रोटेशनल मोड 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि वाइब्रेशनल मोड पता करना है, वाइब्रेशनल मोड बोल कुछ चल रहे हैं, वाइब्रेशनल मोड पता करना है जो कि लीनियर मॉलिक्यूल है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3n - 5 होता है ना, 3n - 5 होता है तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 3n - 5 तो 3n 6 - 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अगर सोचो मेरे पास बेंडिंग भी है और ये भी है तो उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। ओके, इज दिस क्लियर टू यू और टेल मी कोई कंफ्यूजन है? एक बार आप खुद भी देख लो और फिर मुझे बताओ, ठीक है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास बेंडिंग हो रही है या हमारे पास बेंडिंग नहीं हो रही है तो क्या होगा? एक बात हमेशा याद रखना, जो मॉलिक्यूल्स लीनियर हैं और उनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो वो देखो हमारे पास हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो पूरा हो गया है ना आपका, तो आई एम जस्ट रबिंग इट आउट, राइट, आई एम जस्ट रबिंग इट आउट। फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर हमारे पास सिचुएशन क्या रही, ये एग्जांपल बिल्कुल जरूरी नहीं है, ओके। इफ आई एम ट्राइंग टू से यू कि सोचो हमारे पास क्या है? एक लीनियर मॉलिक्यूल है, हाँ, और लीनियर मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है जो कि इन्वर्जन केस में है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये IR रीजन में एक्टिव होगा। कल मैंने आप लोगों को एक टेबल बताई थी कि कौन किस में IR में एक्टिव होगा, कौन रबन में एक्टिव होगा, कौन किस में एक्टिव होगा। और ये बात हमेशा याद रखना कि अगर ये IR रीजन में एक्टिव है तो इसका मतलब क्या है कि ये रमन रीजन में इनएक्टिव है, ठीक है। और अगर ये वाइस वर्सा भी होगा, ये क्या होगा? वाइस वर्सा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं CO2 मॉलिक्यूल का, जिसके पास n = 3 है, ओके। तो ये सारी चीजें आपके पास हो गई। अब NMR और हमारे पास क्या बचा? ESR। NMR ESR करने से पहले हम दो चीजें आपको बोलेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए। ठीक है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है जिसके लिए हमें एक क्लास पूरी चाहिए। सो फॉर दैट रीजन जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल को, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग अलग से क्लास लेंगे। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। अभी क्या है कि हम लोग को थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, वाइब्रेशनल मोड्स के साथ करेंगे और रोटेशनल मोड्स के और थोड़े से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के। ओके, सो जस्ट गिव अ 5 सेकेंड, 1 मिनट का आप रिविजन कर लो सो द फॉर्मूलाज वगैरह सारी चीज़ें आप लोग को एकदम डिस्कस्ड हो। सो हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, क्या क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग लाइट ऑफ वेव नंबर 19436 is scattered by a material consisting carbonyl group, spectrum shows a Stokes line segment. Calculate the wave number and wavelength of the anti-Stokes line. मतलब Stokes लाइन की इंफॉर्मेशन दी हुई है और स्ट्रॉन्ग लाइट जो कि स्कैटर्ड हो रही है, स्ट्रॉन्ग लाइट जो कि स्कैटर्ड हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या कि जो न्यू नॉट है वो हमारे पास कितना है, इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं 19436
पर सेंटीमीटर, मतलब इंसिडेंट हो रही स्ट्रॉन्ग लाइट जो है स्कैटर्ड हो रही है, तो स्कैटर्ड हो रही है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप से स्टोक्स लाइंस दिखाती है। सोचो कि ये अगर स्टोक इधर है तो ये स्टोक दिखा रही है 177.86 पर सेंटीमीटर, और जो लाइट जो इंसिडेंट हो रही है मटेरियल से निकल रही है वो 194.36 पर सेंटीमीटर है। तो एंटी स्टोक का कितना होगा, एंटी स्टोक का कितना, इसका मतलब ये क्या है, रीडिंग वाला न्यू नॉट है, रीडिंग वाला न्यू नॉट है सबसे ज़्यादा, और न्यू एच जो स्टोक का है वो क्या है 177.86 पर सेंटीमीटर, 86 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एंटी स्टोक का निकालना है। तो पहले रमन शिफ्ट निकाल लेते हैं, रमन शिफ्ट निकालेंगे, रमन शिफ्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा न्यू इजिकल टू क्या था बताओ भाई, डेल्टा न्यू इजिकल टू क्या था, दोनों के माइनस करेंगे ना, दोनों का माइनस करेंगे। तो जब दोनों का माइनस करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, एनीबॉडी हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, हम किसमें से किसको माइनस करेंगे, हम पहले रमन शिफ्ट निकाल रहे हैं, तो जो डेल्टा न्यू होगा, और ये डेल्टा न्यू जो होगा डेल्टा नॉट माइनस डेल इससे होगा, सॉरी न्यू बार माइनस इससे होगा, ये सारी चीजें वेव नंबर्स पर है तो इसलिए वेव नंबर्स का साइन है। इसका मतलब क्या है कि 194.36 माइनस 177.86 जो कि पर सेंटीमीटर में आएगा, तो कितना हुआ, कर लो इसे कैलकुलेट, तो आना चाहिए आपका कितना 1650 पर सेंटीमीटर, ठीक है। कर अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ये हमारा निकला क्या, रमन शिफ्ट, ठीक है। रमन शिफ्ट जब निकलता है तो हम कहते हैं रमन शिफ्ट जो होगा वो एंटी स्टोक्स के लिए होगा, तो जो एंटी स्टोक्स के लिए होगा, एंटी स्टोक्स के पास ये माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सब बार्स में होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अगर मेरे को एंटी स्टोक निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट में न्यू नॉट प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1650 प्लस ये न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या है 194.36 पर सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया रमन शिफ्ट की वेव नंबर, और 1 रमन शिफ्ट की मतलब AS कर देंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा आ जाएगा, किसका लैम्डा आ जाएगा, एंटी स्टोक का। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम है किसका, NH4 मॉलिक्यूल का, जिसने अपनी फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइन दी है 296.37 पर, रोटेशनल कांस्टेंट भी इसका दिया हुआ है, रोटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब कि b दिया हुआ है, b क्या होता है, b होता है आपका 9.977 पर सेंटीमीटर जो कि रोटेशनल कांस्टेंट है। फर्स्ट स्ट्रोक लाइन किस पर दी हुई है, स्ट्रोक लाइन किस पे दी हुई है 296.37.3 पर सेंटीमीटर। अब एंटी स्ट्रोक निकालना और न्यू नॉट निकालना, न्यू नॉट बार निकालना है आपको, और क्या निकालना है, एंटी स्ट्रोक निकालना है, इंसिडेंट रेडिएशन निकालना है। अब कोई मुझे बताइए जब स्ट्रोक आ गया तो इंसिडेंट कितने दूरी पर होगा, स्ट्रोक आ गया तो इसका मतलब इंसिडेंट जो है आपके 6b दूरी पर होगा, पहली बार इंसिडेंट आपका 6b पर दूरी पर होगा, और एंटी स्ट्रोक कितने दूरी पर होगा 16b के दूरी पर होगा, राइट। और उसने साथ में ये भी बोला है कि जो एंटी स्ट्रोक निकालोगे इसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंटी स्ट्रोक लाइंस निकालेंगे। ओके, इज दिस क्लियर टू यू ऑल, करो कोशिश थोड़ा सा। तो हम क्या कह रहे थे अभी, यस आप लोगों ने सही किया है, एंड इसका लॉजिक मैं बता दूंगी, इसका लॉजिक क्या हो जाएगा, देखो बोला किसका है, बी दिया हुआ है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि अगर ये एंटी स्ट्रोक है, ये सेंट्रल है जो इंसिडेंट रेडिएशन की न्यू नॉट है, एंटी स्ट्रोक की है ये, ठीक है, और ये अगर स्ट्रोक की है तो उसने बोला है कि स्ट्रोक की पहली लाइन मुझे पता है, स्ट्रोक की पहली लाइन ये सोच लो, स्ट्रोक का फर्स्ट है, ये इसका फर्स्ट है, एंटी स्ट्रोक का फर्स्ट है, एंटी स्ट्रोक का सेकंड है, और एंटी स्ट्रोक का थर्ड है, ठीक है। अब इसने बोला है कि ये दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है न्यू एच स्ट्रोक, फर्स्ट न्यू एच स्ट्रोक एंड बी इज गिवन। तो इसका मतलब क्या है कि इसके और इसके बीच में दूरी कितनी है, 6b की दूरी है ना, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बता दो, इन दोनों के बीच की दूरी 4b। तो सबसे इजी है 2 मिनट का क्वेश्चन, कैसे हो जाएगा 2 मिनट का, देखो जब ये बोल दिया तो अगर मैं बोलूँ
पास से मैं माइनस कर दूँ 6b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू नॉट बार आ जाएगी ना। न्यू नॉट बार आ गई तो उसका वेवलेंथ भी निकल जाएगा। दूसरी चीज, जब हमारे पास ये आ गई तो एंटी स्टोक की फर्स्ट लाइन मिल जाएगी। इसका मतलब ये जो आएगा न्यू नॉट प्लस एंटी स्टोक की फर्स्ट लाइन 6b कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, एंटी स्टोक की फर्स्ट लाइन आ जाएगी। फिर जब एंटी स्टोक की फर्स्ट लाइन आ जाएगी तो इसमें +4b कर देंगे अगर, तो हमारे पास एंटी स्टोक की सेकेंड लाइन आ जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, एंटी स्टोक की सेकेंड लाइन में प्लस कर देंगे 4b, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एंटी स्टोक की थर्ड लाइन आ जाएगी। तो ये आपका लॉजिक था, बस प्लस माइनस का काम था इसमें, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा आपके एग्जाम में, शायद नेट का हो या गेट का हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो अगर बेसिक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है।